नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश। दोस्तों, साल 2022 में दुनिया के सामने भारत की बेइज्जती करने के लिए जिस तुर्की ने हमारा अनाज ये कह कर के लौटा दिया था कि इसमें वायरस छिपा हुआ है, आज वो रात के अंधेरे में भारत से किस चीज की भीख मांग रहा है। पहलगाम हमले के बाद में जिस तुर्की ने पाकिस्तान को अपनी गोद के अंदर बिठा लिया था, आखिर भारत की खामोश इकोनॉमिक सर्जिकल स्ट्राइक ने तुर्की की इकोनॉमी के अंदर ऐसा कौन सा छेद कर दिया है कि अब वो भारत के सामने घुटनों के बल आ चुका है। दोस्तों, भारत को कभी ड्रोन नहीं देंगे, ये कहने वाले तुर्की के अरबपति मालिक को भारत ने कैसे झटके के अंदर सड़क पर ला दिया है। और आखिर पीएम मोदी के एक साधारण से नारे वेड इन इंडिया ने कैसे तुर्की की इकोनॉमी की कमर तोड़ करके रख दी है। दोस्तों, आज हम एक ऐसे देश के गुरूर के टूटने की पूरी इनसाइड स्टोरी डिकोड करेंगे जो कुछ वक्त पहले तक खुद को इस्लामिक जगत का सबसे बड़ा खलीफा मान करके बैठ गया था, लेकिन आज उसी देश के नेता दिल्ली की चौखट पर आकर के गिड़गिड़ा रहे हैं। ये कोई आम खबर नहीं है, बल्कि ग्लोबल पावर गेम और एक ऐसी जियोपॉलिटिकल ट्रैप की कहानी है जिसने पूरी दुनिया को ये बता दिया है कि 21वीं सदी के नए भारत से पंगा लेना कितना ज्यादा भारी पड़ता है। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के अंदर एक बहुत ही पुरानी और मशहूर कहावत है कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में न कोई परमानेंट दोस्त होता है और ना ही कोई परमानेंट दुश्मन। यहां सिर्फ और सिर्फ परमानेंट इंटरेस्ट यानी कि स्थायी हित होता है। तुर्की, जिसे अब आधिकारिक तौर पर तुर्की कहा जाता है, उसका हालिया बयान या हालिया बर्ताव इस कहावत का सबसे सटीक और जीता जागता उदाहरण बन चुका है। दोस्तों, पिछले कुछ सालों का इतिहास उठाकर के आप देखेंगे तो कश्मीर के मुद्दे से लेकर के यूनाइटेड नेशंस के मंच तक भारत के खिलाफ लगातार जहर उगलने वाला और पाकिस्तान का अंधा समर्थन करने वाला तुर्की आज अचानक भारत के सामने कूटनीतिक और आर्थिक रूप से हाथ फैलाए क्यों खड़ा है। तुर्की के विदेश मंत्री हाकान फिदान की भारत से की गई मिन्नतें और भारत के अंदर तुर्की के राजदूत अली मूरत एरसोय का भारतीय पर्यटकों को लुभाने का ये नया प्रयास तुर्की की उसी आर्थिक और कूटनीतिक बेबसी की चीख है जिसे वो दुनिया से छिपाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन दोस्तों, असली खेल यहीं से शुरू होता है। इस पूरे गेम को समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा। दोस्तों, आपको याद होगा कि पहलगाम हमला, उसके बाद में हुआ ऑपरेशन सिंदूर, और इस दौरान तुर्की ने इस्लामिक ब्रदरहुड के नाम पर पाकिस्तान का खुला सपोर्ट किया था। बात सिर्फ बयानों तक सीमित नहीं थी। दोस्तों, कूटनीतिक मंचों पर पाकिस्तान की ढाल बनने के साथ साथ तुर्की के हथियारों और खास तौर पर उनके ड्रोन्स का इस्तेमाल पाकिस्तान के द्वारा भारत के खिलाफ किए जाने की खबरें सामने आई। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन को लगा कि वो पाकिस्तान को हथियार देकर के भारत पर मिलिट्री प्रेशर बना लेगा। बायरकटार ड्रोन बनाने वाली कंपनी, जिसके सीईओ हलूक बायरकटार सीधे तौर पर एर्दोगन के दामाद के भाई हैं, उसने एक समय बहुत ही घमंड से चूर होकर के कहा कि वो कभी भी भारत को अपने ड्रोन सप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि वो पाकिस्तान के साथ में एक रणनीतिक साझेदारी में है। अब दोस्तों, सवाल ये उठता है कि ऐसा अचानक क्यों हुआ कि वही तुर्की आज भारत के सामने सिर झुकाए खड़ा है। तो दोस्तों, इसका जवाब आपको आगे बहुत चौंकाने वाला है। तुर्की शायद ये भूल गया था कि आज का भारत अब सिर्फ कूटनीतिक विरोध दर्ज करने या फिर कड़ी निंदा करके शांत बैठने वाले देशों में से नहीं है। भारत ने तुर्की को उसी की भाषा में एक ऐसा साइलेंट और करारा जवाब दिया है जिसकी गूंज अंकारा से लेकर के इस्तांबुल तक सुनाई दे रही है। दोस्तों, भारत ने अपने स्वदेशी ड्रोन प्रोग्राम जैसे कि रुस्तम और तपस को तेज किया है। अमेरिका से प्रेडेटर ड्रोन्स और इजराइल से हेरोन ड्रोन्स की डील पक्की की है। आज हालात ये हैं कि भारत को तुर्की के ड्रोन्स की कोई जरूरत ही नहीं है। इतना ही नहीं दोस्तों, भारत ने अपने घरेलू बाजार के अंदर भी अब ड्रोन्स की ऐसी फैक्ट्रीज स्टार्ट कर दी हैं जिनसे भारत वर्ल्ड क्लास ड्रोन्स अब खुद बना रहा है। मतलब दोस्तों, भारत का तो कोई नुकसान नहीं हुआ, उल्टा घमंड से चूर तुर्की भारतीय रक्षा बाजार जैसे दुनिया के सबसे बड़े मार्केट से हमेशा के लिए
बाहर हो गया और उसे कई बिलियन डॉलर्स का सीधा नुकसान भी उठाना पड़ा है। भारत के स्वदेशी और ग्लोबल अलायंस ने तुर्की के हथियारों को कबाड़ साबित कर दिया है। लेकिन दोस्तों, कहानी यही खत्म नहीं होती। जब तुर्की ने भारत के दुश्मनों को पालना स्टार्ट किया तो भारत ने एक बहुत ही शांत लेकिन घातक इकोनॉमिक सर्जिकल स्ट्राइक की। भारत सरकार ने रातों रात तुर्की की एक बहुत बड़ी कंपनी का सिक्योरिटी क्लियरेंस रद्द कर दिया। ये कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं थी, बल्कि ये वो कंपनी थी जो भारत के 9 सबसे महत्वपूर्ण और संवेदनशील एयरपोर्ट्स का ग्राउंड हैंडलिंग और ऑपरेशन संभालती थी। भारत ने उस कंपनी को देश से बाहर खदेड़ दिया। क्या इसके पीछे कश्मीर और पाकिस्तान से जुड़ा कोई गहरा इंटेलिजेंस इनपुट था? तो दोस्तों, ये एक ऐसा सस्पेंस है जिस पर सरकार ने कभी भी खुल करके कुछ नहीं कहा, लेकिन मैसेज बिल्कुल साफ था कि भारत के खिलाफ साजिश रचने वालों के लिए भारत के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। और यही वो पॉइंट है जिसे समझना बेहद जरूरी है। दोस्तों, जिस वक्त एर्दोगन खुद को ओटोमन साम्राज्य का नया सुल्तान साबित करने में लगे थे, उनके अपने देश की इकोनॉमी ताश के पत्तों की तरह ढह रही थी। तुर्की में महंगाई दर 60 से 80% के बीच में पहुंच गई। आम तुर्की के नागरिक के लिए एक ब्रेड का पैकेट खरीदना भी मुश्किल हो गया। तुर्की की करेंसी लीरा डॉलर के मुकाबले ऐतिहासिक रूप से पाताल में गिर गई और उसका विदेशी मुद्रा भंडार पूरी तरह से खाली हो गया। दोस्तों, पाकिस्तान, जिसके लिए तुर्की भारत से दुश्मनी मोल ले रहा था, वो खुद IMF के बेल आउट पैकेज पर रेंग रहा है। ऐसे में एक भिखारी दूसरे भिखारी की क्या मदद करता? जब तुर्की को समझ में आया कि इस्लामिक ब्रदरहुड से देश की इकोनॉमी नहीं चलती है, तब उसे भारत की याद आई। भारत आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती इकोनॉमी है और भारतीय नागरिकों की परचेजिंग पावर ग्लोबल मार्केट के अंदर तहलका मचा रही है। तुर्की के राजदूत अली मूरत एरसोए आज कह रहे हैं कि भारत रणनीतिक रूप से उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। वो भारतीय वेडिंग प्लानर्स और मीटिंग इंसेंटिव्स, कॉन्फ्रेंसेस और एग्जीबिशन यानी कि माइस एक्सपर्ट्स के साथ में मीटिंग कर रहे हैं। वो 2026 के वेडिंग सीजन के लिए भारतीय पर्यटकों को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन तुर्की इस हालात में पहुंचा कैसे? तो दोस्तों, यहां एंट्री होती है PM मोदी के एक मास्टर स्ट्रोक की। जब तुर्की भारत के खिलाफ जहर उगल रहा था, तब PM मोदी ने एक बहुत ही साधारण सा लेकिन प्रभावशाली नारा दिया था। उन्होंने कहा था, वेड इन इंडिया, मतलब भारत में ही शादी करो। दोस्तों, भारत के लोग डेस्टिनेशन वेडिंग के ऊपर करोड़ों रुपए खर्च करते हैं। तुर्की के अंताल्या, बोड्रम और इस्तांबुल जैसे शहर भारतीय शादियों के लिए सबसे बड़े हॉट स्पॉट माने जाते रहे हैं। एक बड़ी भारतीय शादी से तुर्की को कई मिलियन डॉलर्स की कमाई होती थी। लेकिन जैसे ही भारत तुर्की संबंधों में खटास आई और PM मोदी का ये विजन सामने आया, भारतीय टूरिस्टों ने तुर्की का अघोषित बायकॉट स्टार्ट कर दिया। दोस्तों, आंकड़ों के मुताबिक तुर्की जाने वाले भारतीय पर्यटकों की संख्या के अंदर सीधे 37% की भारी गिरावट आ गई। भारतीय शादियों के बायकॉट ने तुर्की के होटल्स को वीरान कर दिया और उनका बहुत बड़ा रेवेन्यू सोर्स रातों रात सूख गया। दोस्तों, आज तुर्की का राजदूत इसलिए गिड़गिड़ा रहा है कि 2025 में जो 2.5 लाख भारतीय वहां गए वो काफी नहीं हैं। उन्हें भारत से और ज्यादा टूरिस्ट चाहिए, क्योंकि बिना भारतीयों के पैसे के तुर्की का टूरिज्म सेक्टर सांसें नहीं ले पा रहा है। लेकिन असली सस्पेंस तो गेहूं की उस कहानी में छुपा हुआ है दोस्तों, जिसे सुनकर के आपका भी खून खोल उठेगा। ये बात 2022 की है। रसिया और यूक्रेन के बीच में जंग छिड़ चुकी थी और पूरी दुनिया के अंदर भयंकर अनाज का संकट प्रोड्यूस हो गया था। उस वक्त तुर्की ने भारत से 56,000 टन से ज्यादा गेहूं का आयात किया था। लेकिन अपनी कूटनीतिक अकड़ और पाकिस्तान को खुश करने के लिए तुर्की ने उस गेहूं की खेप को ये कहकर के वापस लौटा दिया कि इसके अंदर रूबेला वायरस है। ये पूरी दुनिया के सामने भारतीय कृषि निर्यात को बदनाम करने की एक बहुत ही घटिया और सोची समझी साजिश थी। लेकिन तुर्की का ये दांव उसी पर भारी पड़ गया। दोस्तों, भारत ने वो गेहूं वापस ले लिया और तुरंत ही उसे मिस्र के हाथों बेच डाला। दोस्तों, मिस्र ने भारत के उस गेहूं की जमकर के तारीफ की, जिससे तुर्की ग्लोबल स्टेज के ऊपर पूरी तरह से झूठा और बेनकाब साबित हो गया। अब दोस्तों, आज के हालात देखिए। आज जलवायु परिवर्तन और भयंकर फूड इन्फ्लेशन के कारण तुर्की भुखमरी की कगार पर पहुंच चुका है। उनके यहाँ खाद्यान्न का भारी संकट है। दोस्तों, इनसाइडर रिपोर्ट्स बताती हैं कि तुर्की अब बैक चैनल कूटनीति के जरिए भारत से गेहूं और दूसरे कृषि उत्पादों की डिमांड कर रहा है। मतलब जो देश कल तक हमारे अनाज में वायरस निकाल रहा था,
आज वही देश चोरी छिपे हमसे अनाज मांग रहा है, लेकिन भारत अब उन्हें कोई भाव नहीं दे रहा है। दोस्तों, अब जरा आर्टिकल 370 वाले मुद्दे पर भी नजर डालते हैं, जो इस पूरी दुश्मनी की जड़ लगता है। 5 अगस्त 2019 को जब भारत ने जम्मू एंड कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हमेशा के लिए दफन कर दिया, तो पाकिस्तान के बाद में जिस देश को सबसे ज्यादा मिर्च लगी थी वो तुर्की ही था। एर्दोगन ने लगातार 3 सालों तक यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अंदर कश्मीर का मुद्दा उठाया। उन्होंने कश्मीरियों की तुलना फिलिस्तीनियों से कर दी और भारत पर झूठे आरोप मढ़े। भारत ने इसका जवाब किसी बयान से नहीं, बल्कि अपनी विदेश नीति की बिसात पर बहुत ही खतरनाक चाल के जरिए दिया है। भारत ने तुरंत तुर्की की सबसे कमजोर दुखती रगों पर वार करना स्टार्ट कर दिया। भारत ने साइप्रस, ग्रीस और आर्मेनिया के साथ में अपने रक्षा और रणनीतिक संबंधों को अभूतपूर्व लेवल पर मजबूत कर दिया। दोस्तों, ये वो देश हैं जिनके साथ में तुर्की का सीमा और कूटनीतिक विवाद हमेशा से रहा है। इसके साथ ही भारत ने दिल्ली में होने वाले तुर्की के नेशनल डे समारोह से भी कन्नी काट ली और दोनों देशों के राजनीतिक रिश्तों को पूरी तरह से डीप फ्रीज के अंदर डाल दिया। दोस्तों, भारत ने दुनिया को यह कड़ा संदेश दे दिया कि अगर आप हमारी संप्रभुता पर सवाल उठाएंगे तो हम आपको आपके घर के अंदर ही घेर देंगे। और यही वजह है कि आज तुर्की के सुर पूरी तरह से बदले हुए हैं। जब तुर्की को हर तरफ से कूटनीतिक और आर्थिक नुकसान होने लग गया, तो उसने डैमेज कंट्रोल के लिए हाथ पैर मारने स्टार्ट कर दिए हैं। दोस्तों, जून के शुरुआती हफ्ते के अंदर तुर्की के विदेश मंत्री हाकान फिदान ने भारत के साथ में सीक्रेट मीटिंग्स की है। उन्होंने भारत के अधिकारियों से गुजारिश की कि पाकिस्तान के साथ तुर्की के जो भी रिश्ते हैं उसे लेकर के भारत को कोई नाराजगी नहीं रखनी चाहिए। दोस्तों, जरा सोचिए, जो नेता कल तक खुलेआम भारत के खिलाफ जहर उगलता था और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत विरोधी बयानबाजी कर रहा था, वो आज दिल्ली की चौखट पर आकर के सफाई दे रहा है। दोस्तों, वो भारत को भरोसा दिला रहे हैं कि उनके और भारत के बीच में कोई सीधा विवाद नहीं है। ये तुर्की और पाकिस्तान की उस खोखली दोस्ती की कब्र खोदने जैसा है जिसे धर्म के नाम पर बनाया गया था। अब दोस्तों, आप खुद सोचिए और मुझे कमेंट के जरिए बताइए कि क्या भारत को तुर्की के इन मीठे मीठे शब्दों के बहकावे में आकर के उसे माफ कर देना चाहिए, या फिर जब तक तुर्की लिखित में ये वादा ना कर दे कि वो कश्मीर और भारत के आंतरिक मामलों में दखल नहीं देगा, तब तक उनके खिलाफ ये कड़ा आर्थिक और कूटनीतिक प्रतिबंध जारी रहना चाहिए। आपकी क्या राय है? कमेंट में अपनी बात जरूर करें। नमस्कार दोस्तों।